दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ना ही केवल स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बल्कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स का यूपीएससी भी अल्टीमेट गोल होगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि आपका अल्टीमेट गोल यूपीएससी ही होना चाहिए। तो अगर आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई पोस्ट ले लेते हैं तो हमें रुकना नहीं है और आगे बढ़ना है। और यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन लिया जाता है उसको भी टारगेट करना है और उस एग्ज़ाम को निकालने के लिए भी हमें भरसक प्रयास करना है। तो आइए आपके आज इस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को हम और आगे पढ़ते हैं। सो लेट अस फर्स्ट सी द कंटेंट्स। आज मैं आपके साथ इस टॉपिक में क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, देन विल कम ऑन टू द कंपोजिशन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. After the composition of UPSC, we will discuss the tenure of the members, then the removal process of the members of Union Public Service Commission, then we'll discuss the independence of chairman and members of UPSC. After that, we'll discuss in detail the functions of Union Public Service Commission. After that, the reports prepared and submitted by the commission, and in the last, we'll discuss the constitutional provisions of the Union Public Service Commission. Now let us start first with the historical background of the Union Public Service Commission. So in 1924, the Royal Commission of India, which was also known as Lee Commission, it submitted its report in 1924 and it made a strong plea in its report for the establishment of a Public Service Commission in India. Then after this, the Government of India Act of 1919 provided for the establishment in India for a Public Service Commission, and it said it shall not consist of not more than 5 members, of whom one shall be the chairman appointed by the Secretary of State in Council. So section 96C Government of India Act 1919 ने ये कहा कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए जिसमें अधिक से अधिक 5 सदस्य हों, उसमें से एक चेयरपर्सन होना चाहिए और ये जो चेयरमैन होगा ही शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल. सो फॉलोइंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द ली कमीशन, अ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेट अप अंडर दिस सेक्शन ऑन 1st of October 1926 with Rose Barker as its chairman and with 4 ordinary members. So its role was limited to all India and higher services. तो हमने क्या देखा 1926 में 1926 में एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया ली कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर. इसमें रोज बार्कर को फर्स्ट चेयरमैन अपॉइंट किया गया और उसमें 4 और सदस्य हुआ करते थे. इसके बाद हम साइमन कमीशन की बात करेंगे. सो फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ द साइमन कमीशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन विच केम इनटू फोर्स इन 1937. राइट, साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश किया. कब? 1937 में. माय डियर फ्रेंड्स, ये डेट आपको याद रखना ही है. सो वी नो दैट ऑन 26 जनवरी 1957 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एनफोर्स हो चुका था एंड दिस अकॉर्डेड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू वर्क एज एन ऑटोनोमस बॉडी एंड गिव न्यू नेम ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन टू द ओल्ड फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन. तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ उसने जो हमारा ओल्ड पब्लिक सर्विस कमीशन था जिसका नाम था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको नया नाम दिया और क्या नाम मिल गया फिर? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. नाउ आर्टिकल 315 provides that there shall be a public service commission for the union and a public service commission for each state or a joint state public service commission for a group of states if the parliament provides for the establishment of this type of commission by a resolution passed. तो आर्टिकल 315 क्या कहता है कि यूनियन के लिए एक क्या होना चाहिए? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए
और हर एक स्टेट के लिए क्या होना चाहिए, एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए। और अगर कुछ ग्रुप ऑफ स्टेट्स ये मांग करते हैं कि हमारे स्टेट्स के लिए एक जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, तो ऐसा अगर रिजोल्यूशन आता है और वो पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिया जाता है, तो देयर शैल बी अ जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट। Regarding Union Public Service Commission, it is a central recruiting agency in India and it is an independent constitutional body whose appointment, composition, structure, powers and functions of the commission, they are provided in the part 14 of the Indian Constitution, and the affected articles are from article 315 to article 323। तो आपको क्या याद रखना है फ्रेंड्स कि जो पार्ट 14 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से डील करता है, और आर्टिकल्स 315 टू 323 ये इनमें यूपीएससी से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। नाउ फ्रेंड्स, वी नो दैट इन द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर आर 4 बुलवर्क्स विच आर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड यूपीएससी ऑल्सो। ठीक, तो ये 4 जो बुलवर्क्स हैं इनको आपको याद रखना है। द ऑथर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डेड द यूपीएससी along with the judiciary and the CAG as bulwark of democracy, right? So out of the bulwarks, UPSC is the watchdog of the merit system of staffing. Now coming on to the composition of Union Public Service Commission. So we know that it has been set up under Article 315 of the Constitution of India. So about the number of members of the commission and their condition of service, they shall be determined by the President of India. तो मेंबर्स की जो स्ट्रेंथ है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा फिक्स नहीं की गई है। उनकी जो कंडीशंस ऑफ सर्विस होंगी वो भी, और साथ में जो मेंबर्स की स्ट्रेंथ होगी, दे शैल बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। अदर देन दिस, द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, इनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है। नाउ the constitution provides that as far as maybe at least half the members have to be the persons who have held office for at least 10 years under the government of India or the government of any state। अब constitution क्या कहता है कि कमीशन में जितने भी मेंबर्स होंगे एटलीस्ट उनके आधे ऐसे होना चाहिए जिनके पास कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो। कहाँ उन्होंने काम किया हो? अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरूर याद रखिएगा। नाउ कमिंग ऑन टू द टेन्योर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कमीशन। सो द टर्म ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमीशन शैल बी 6 years और द 65 years ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर फ्रॉम द डेट ऑफ देयर ज्वाइनिंग। अब 6 साल टर्म, ये बात तो आपको समझ में आ रही है कि 6 years का मैक्सिमम टर्म होगा, या 65 years एज तक वो रह सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 55 years की एज में बना है तो पूरे 6 साल का टर्म एंजॉय कर सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी पर्सन को 60, 61, 62 पर अपॉइंट किया गया है तो पूरा 6 साल का टर्म एंजॉय नहीं कर पाएंगे वो, तो उनकी मैक्सिमम रिटायरमेंट एज कितनी होगी? फिर 65 years, राइट। सो द मेंबर्स ऑफ द कमीशन दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द सेम अपॉइंटमेंट फॉर अ सेकेंड टर्म। जैसे आप मेंबर हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, ठीक है, तो आपको सेकेंड टर्म सेम पोस्ट नहीं मिलेगी। ठीक, आपको दोबारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में मेंबर नहीं बनाया जाएगा। या फॉर एग्जांपल आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में चेयरमैन हैं तो आपको दोबारा वहां पर चेयरमैन का पद नहीं मिलेगा। या आप किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में मेंबर हैं तो आपको दोबारा उसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में मेंबर नहीं बनाया जाएगा। या आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन हैं तो आपको दोबारा उसी पोस्ट पर अपॉइंट नहीं किया जाएगा। नॉर दे कैन अंडरटेक एम्प्लॉयमेंट अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। सो द चेयरमैन इज इनएलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट। हाउएवर अदर मेंबर्स आर एंटाइटल्ड टू एक्सेप्ट द chairmanship of the UPSC or the chairman of a state public service commission। तो अगर आप मेंबर हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के तो आपको यूपीएससी का चेयरमैन बनाया जा सकता है, लेकिन आपको दोबारा मेंबर नहीं बनाया जाएगा। अगर आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में मेंबर हैं तो आपको
वहाँ का चेयरमैन बनाया जा सकता है या किसी अन्य स्टेट का चेयरमैन बनाया जा सकता है या आपको यूपीएससी का मेंबर बनाया जा सकता है, लेकिन सेम पद आपको दोबारा नहीं मिल सकता है। सेकेंडली, द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स कैन नॉट बी वैरिड टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट। ठीक है, आपको अपॉइंट कर दिया गया है एज मेंबर ऑफ एसपीएससी या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आपकी जो कंडीशंस ऑफ सर्विस है उनको कम नहीं किया जाएगा जिससे कि आपको किसी तरह का डिसएडवांटेज हो। एंड देयर सैलरीज, अलाउंसेस एटसेट्रा आर नॉट वोटेबल बाय द पार्लियामेंट एज दे आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो जो सैलरीज अलाउंसेस जो हैं वो पहली बात तो नॉन वोटेबल हैं, उन पर वोटिंग नहीं हो सकती पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, और ये चार्ज हैं किस पर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, राइट। नाउ कमिंग ऑन टू द रिमूवल ऑफ मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक स्पेशल प्रोसीजर हमें देखने को मिलता है फॉर देयर रिमूवल। सो द मेंबर्स ऑफ द कमीशन डू नॉट होल्ड देयर ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक उन्हें उनके पद पर रखेंगे, ऐसा नहीं है। तो उनका टेन्योर फिक्स है, दे शैल होल्ड द ऑफिस फॉर अ फिक्स टर्म ऑफ 6 years और 65 years ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। अगर उन्हें उनके पद से हटाना है तो उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ग्राउंड्स मेंशन है और उसके लिए एक प्रोसेस है, उसी प्रक्रिया से उन्हें हटाया जा सकता है, जिसको अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नाउ आर्टिकल 317 प्रोवाइड्स दैट the chairman or a member of the commission can be removed from office by the president of India on the ground of proved misbehavior only after the Supreme Court on a reference being made by the president has on inquiry recommended for such removal। ठीक, तो ग्राउंड क्या दिया हुआ, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, और सुप्रीम कोर्ट को यदि इंक्वायरी करने के लिए कहा जाता है और उनकी रिपोर्ट के आधार पर फाइनली उन्हें कौन रिमूव कर सकते हैं, President of India। So, pending the inquiry by the court, the President may suspend the member concerned। तो जब तक इंक्वायरी चल रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस दौरान राष्ट्रपति जी प्रेसिडेंट उन्हें सस्पेंड जरूर कर सकते हैं। Now, a member including the chairman would be deemed guilty of misbehavior। अब मेंबर या चेयरमैन दोनों की बात की जा रही है, उन्हें मिसबिहेवियर के तहत कब लाया जाएगा, इफ ही बिकम्स इंटरेस्टेड इन एनी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट और पार्टिसिपेट्स इन एनी वे इन इट्स प्रॉफिट और इन एनी मॉनेटरी बेनिफिट अराइजिंग एग्रीमेंट और फ्रॉम इट अदरवाइज देन एज ए मेंबर। तो ये मैं आपको पिछले लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ कि यहाँ जो प्रूव मिसबिहेवियर का जो ग्राउंड लिया जाता है उसमें ये कहा जाता है कि द मेंबर और जो चेयरमैन है दे शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो किसी भी तरह से उन्हें कोई और लाभ का पद नहीं होना चाहिए, उनके पास कहीं और से लाभ उन्हें अर्जित नहीं होना चाहिए, राइट। द सेम आर्टिकल ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट द प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर रिमूव द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर फ्रॉम ऑफिस इफ ही इज एडजर्ड एज एन इंसॉल्वेंट। तो प्रेसिडेंट साहब उन्हें और क्या कारण के तहत निकाल सकते हैं, अगर उन्हें इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है, किसी मेंबर को या चेयरमैन को इंसॉल्वेंट यानी बैंकरप्ट हो गए या दिवालिया निकल गया, और एंगेजेस ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, या तो वो किसी तरह के पेड एम्प्लॉयमेंट में एंगेज्ड हैं या ड्यू टू द इन्फर्मिटी ऑफ बॉडी और माइंड, राइट। तो इन रीजंस के चलते हुए भी प्रेसिडेंट साहब उन्हें उनके पद से हटा सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द इंडिपेंडेंस ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहाँ हम ये देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सेफगार्ड्स इनके लिए दिए हुए हैं। सो वी नो दैट द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज द वॉच डॉग ऑफ द मेरिट सिस्टम इन इंडिया। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंश्योर्स देयर इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग इन द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। So, the chairman or a member of Union Public Service Commission can be removed from their office by the President of India only in manner and on grounds mentioned in the Indian Constitution। तो क्या grounds हम देख चुके हैं, that is proved misbehavior। ठीक है, इस बात को हम लोग अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। कुछ और सर्कमस्टांसेस ऐसे कौन से होते हैं वो जिनमें कि राष्ट्रपति जी प्रेसिडेंट साहब उन्हें उनके पद से निकाल सकते हैं। सो इफ ही इज एडजस्ड इंसॉल्वेंट, अगर बैंकरप्ट या
उनका दिवालिया डिक्लेयर हो चुका है, और इफ ही ऑक्यूपाइज एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई और लाभ का पद वो अर्जित कर लेते हैं, राइट, और इफ ही इज अनफिट टू कंटिन्यू इन ऑफिस ड्यू टू द रीजन ऑफ इनफर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, किसी तरह से वो इनकैपेबल हो गए, या तो कुछ ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाए या किसी तरह से बॉडी इनकैपेबल हो जाए, राइट। नाउ ऑल्सो द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर, ये हम देख चुके हैं। सो हाउएवर इन दिस केस द प्रेसिडेंट हैज टू रेफर द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर एन इंक्वायरी and the advice tendered by the Supreme Court is binding on the President under Article 317 subclause 1. Thus members of UPSC enjoys security of tenure. तो यहाँ याद रखने वाली बात क्या है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी एडवाइस दी जाती है वह प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग है, राइट। ये बात हम लोग देख चुके हैं कि जब इनके रिमूवल की बात आती है तो वहाँ ग्राउंड क्या है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, और सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी करनी होती है और उसमें जो भी एडवाइस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी जाएगी वह प्रेसिडेंट के लिए उनके ऊपर बाइंडिंग है। सो अदर देन दिस, इफ वी टॉक अबाउट द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द चेयरमैन और मेंबर्स, दो दे आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट कैन नॉट बी वेरिड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, राइट। नेक्स्ट विल डिस्कस द फंक्शंस ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सो Article 320 of Indian Constitution deals with the functions of Union Public Service Commission, and we can categorize the functions of UPSC into two. One is mandatory or administrative functions and second one is consultative or advisory functions. So let us discuss them in detail now. So the Union Public Service Commission conducts examinations for appointment to the All India services. अब ऑल इंडिया सर्विसेज में शायद आप लोग जानते होंगे कौन कौन से पोस्ट आते हैं। सो वी हैव वन IAS, सेकंड IPS एंड थर्ड वन इज IFS which stands for Indian Forest Services. So it conducts examinations for appointment to the All India services, central services and public services. Other than this, it assists the states in framing and operating schemes for joint recruitment for any services. अगर किसी सर्विस में जॉइंट रिक्रूटमेंट की बात आती है तो वहाँ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को असिस्ट करना कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं, तो उसके लिए स्कीम्स बनाने में ये स्टेट को हेल्प भी करेगी, असिस्ट भी करेगी। अदर देन दिस, इट सर्व्स ऑल और एनी ऑफ द नीड्स ऑफ अ स्टेट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नर एंड विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर किसी स्टेट के गवर्नर साहब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको इस तरह से हमारी मदद करनी है या फलाने इसमें मैटर में आप हमें असिस्ट करें, तो अप्रूवल प्रेसिडेंट से मिलेगा तो वो उस स्टेट को असिस्ट भी करेंगे। देन इट इज़ कंसल्टेड ऑन दी फॉलोइंग मैटर्स। अब कंसल्टेशन कौन कौन से मैटर्स में यूपीएससी से लिया जाता है या लिया जा सकता है। सो ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट। सिविल सर्विसेज और पोस्ट में जो भी मेथड्स हो सकते हैं रिक्रूटमेंट के, देखिए समय समय पर रिक्रूटमेंट मेथड्स को हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेंज करती आ रही है। जैसे अगर हम सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशंस की बात करें तो पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन नहीं होता था, डायरेक्टली रिटन एग्जामिनेशन होता था विच वॉज फॉलोड बाय इंटरव्यू। तो जैसे जैसे ये मेंबर्स एस्पिरेंट्स बढ़ने लगे तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और डाल दिया गया। तो ये जो मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट होते हैं उसमें भी कंसल्टेशन किससे, यूपीएससी से लिया जा सकता है। अदर देन दिस, द प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड इन मेकिंग अपॉइंटमेंट्स टू सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट एंड इन मेकिंग प्रमोशंस एंड ट्रांसफर्स फ्रॉम वन सर्विस टू अनदर। देखिए यार, पहले अपन इसको समझते धीरे धीरे, कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स होंगे जिनको कि फॉलो किया जाएगा इन मेकिंग अपॉइंटमेंट्स टू सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा, एंड इन मेकिंग प्रमोशंस के लिए ऐसे कौन से सिद्धांत, ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स बनाए जाएं। देखिए, वी हैव जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स भी हमारे पास, फिर रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स भी हैं। तो रिजर्वेशन जो है प्रमोशन में भी दिया जाता है, तो किस तरह से यहाँ उनको प्रमोट किया जाएगा, क्या सीनियरिटी को किस तरह से हमें वैल्यू देना है। और अगर किसी
एम्प्लॉय को एक सर्विस से दूसरे सर्विस में ट्रांसफ़र करना है तो वहाँ पर भी यूपीएससी से कंसल्टेशन लिया जा सकता है। अदर देन दिस, ऑन ऑल डिसिप्लिनरी मैटर्स अफेक्टिंग अ पर्सन सर्विंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अ सिविल कैपेसिटी। ठीक है, अब डिसिप्लिनरी मैटर्स में क्या क्या है वो हम देखते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय की सेंश्योर की बात आती है तो वहाँ यूपीएससी से कंसल्ट किया जाएगा। किसी एम्प्लॉय के अगर इंक्रीमेंट्स को विदहोल्ड करना है तो कितने इंक्रीमेंट्स हमें रोकना है। ठीक है, विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशंस, अगर किसी एम्प्लॉय का सिविल सर्वेंट का अगर प्रमोशन विदहोल्ड करना है तो कितने समय तक विदहोल्ड करना है, या अब उसको हमें रिटायरमेंट तक प्रमोट ही नहीं करना है। देन रिकवरी ऑफ पिक्यूनरी लॉस, अगर किसी सिविल सर्वेंट के द्वारा या किसी एम्प्लॉय के द्वारा किसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट को किसी तरह का कोई लॉस हुआ है तो किस तरह से उससे लॉस को रिकवर किया जाना है। देन रिडक्शन टू लोअर सर्विस और रैंक, उसको उसके पद से क्या डिमोट करना, जिसको हम लोग डिमोशन भी कहते हैं। देन कंपलसरी रिटायरमेंट तो नहीं देना है, यदि वो काम ही नहीं करना चाहता है, उसका काम करने के तरीके सुधर भी नहीं रहे हैं, सुधरना भी नहीं चाहता है, तो क्या हम उसको कंपलसरी रिटायरमेंट दे के फ्री कर दें। देन रिमूवल फ्रॉम सर्विस, क्या उसको हम बिल्कुल रिमूव कर दें, डिसमिस कर दें, या डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। ठीक, तो इन बातों पर हम क्या है डिसिप्लिनरी एक्शंस अगर हमें लेना है तो हम वहाँ यूपीएससी से कंसल्टेशन लेते हैं। नाउ नेक्स्ट बात पर आते हैं हम, नेक्स्ट फंक्शन पर आते हैं। एनी क्लेम, कोई अगर क्लेम की बात की जा रही फॉर द रीइंबर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय अ सिविल सर्वेंट इन डिफेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स। देखिए, किसी सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट में अगर कोर्ट में उसको प्रोसिक्यूट किया गया है, उसके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो मान लीजिए वह सिविल सर्वेंट अगर इनोसेंट बाद में डिक्लेयर कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो अब ये जो लीगल एक्सपेंसेस उसको बियर करने पड़े थे उनका रीइंबर्समेंट होगा, वो क्लेम करेगा। तो उसके द्वारा जो क्लेम किया गया है क्या वो अमाउंट ठीक है, कितना अमाउंट दिया जाना चाहिए उसको, इस बारे में भी यूपीएससी से कंसल्टेशन किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं, एनी क्लेम फॉर द अवार्ड ऑफ अ पेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंजुरीज सस्टेन्ड बाय अ पर्सन व्हाइल सर्विंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, अब इस बात को भी आप समझ लीजिए। आप सिविल कैपेसिटी में आपको किसी तरह की कोई इंजरी होती है, ऑफिशियल कैपेसिटी के दौरान आप सपोज करिए टूर पर जा रहे हैं, गवर्नमेंट वर्क से ही जा रहे हैं, और किसी तरह से आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी तरह से आपको कोई इंजरी हो जाती है, तो वहाँ आपके द्वारा जो क्लेम किया जाता है तो उसको यहाँ कहा जाता है अवार्ड ऑफ अ पेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंजुरीज सस्टेन्ड। तो यहाँ आपके द्वारा जो भी अमाउंट क्लेम किया जाएगा तो उस पर भी हम यूपीएससी से क्या करेंगे, कंसल्टेशन लेंगे। देन मैटर्स ऑफ टेम्पररी अपॉइंटमेंट्स फॉर पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर एंड ऑन रेगुलराइजेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स, तो 1 साल से अधिक के जो टेम्पररी अपॉइंटमेंट्स किए जाते हैं यदि, तो उन पर भी कंसल्टेशन लिया जाता है। और यदि ऐसे अपॉइंटमेंट्स को बाद में रेगुलराइज किया जाता है यानी परमानेंट किया जाता है तो उन पर भी यूपीएससी से कंसल्टेशन लिया जाता है। देन मैटर्स रिलेटिंग टू ग्रांट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सर्विस, अब यदि किसी को एक्सटेंशन देना है रिटायरमेंट के बाद, उसको सपोज करिए हम एक्सटेंशन देना चाहते हैं तो हम यूपीएससी से कंसल्ट कर सकते हैं, या रीएम्प्लॉयमेंट ऑफ सर्टेन रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, अगर रीएम्प्लॉयमेंट करना है तो वहाँ भी हम यूपीएससी से कंसल्टेशन ले सकते हैं। देन एनी अदर मैटर रिलेटेड टू पर्सनल सर्विस, कोई और अगर पर्सनल सर्विस से रिलेटेड मैटर है तो उसमें भी हम यूपीएससी से कंसल्टेशन ले सकते हैं। Now, other than this, it advises on any matter referred to it by the president or the governor. अगर कोई प्रेसिडेंट या गवर्नर के द्वारा कोई मैटर उनको रेफर किया जाता है तो उस पर भी वो कंसल्टेशन अपना देंगे। फॉर एग्जाम्पल, यूपीएससी सर्व द नीड्स ऑफ द स्टेट ऑफ सिक्किम इन दिस मैटर टिल द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीएससी फॉर दैट स्टेट। Now, apart from these functions, jurisdiction of UPSC can also be extended by the Parliament under Article 321. तो जो jurisdiction है, जो दायरा है काम करने का यूपीएससी का, उसको कौन एक्सटेंड कर सकता है, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंड कर सकती है अंडर आर्टिकल 321 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो
द पीपल हु आर इन सर्विसेज देयर कोड ऑफ कंडक्ट आर डिसाइडेड बाय द यूपीएससी। तो जो सर्विसेज में है, सेंट्रल सर्विसेज में या पब्लिक सर्विसेज में, उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसे भी कौन डिसाइड करता है? यूपीएससी डिसाइड करता है। सो यूपीएससी अब एनुअली अपनी रिपोर्ट भी देता है, तो उसकी बात करेंगे। सो यूपीएससी प्रेजेंट्स एन annual report to the president regarding its performance, which is placed by the president before the houses of parliament under article 323. So article 323 जो है, it deals with the reports submitted by the Union Public Service Commission. Now along with this report, the government also presents a memorandum explaining reasons for non-acceptance of advice of the commission. Also, any such non-acceptance must be approved by the appointments committee of the Union Cabinet, as individual ministry and department has no power to reject the advice of the UPSC. ये जो रिपोर्ट सबमिट करता है यूपीएससी, उस रिपोर्ट के साथ गवर्नमेंट जो है एक मेमोरेंडम भी अपना लगाती है और उसमें रीजंस उसको स्टेट करने होते हैं फॉर द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एडवाइस ऑफ द कमीशन। कुछ मैटर में यदि यूपीएससी से एडवाइस ली गई है और उसको गवर्नमेंट ने नहीं माना है, तो क्या रीजंस थे कि उस एडवाइस को गवर्नमेंट के द्वारा नहीं माना गया। एनी सच नॉन एक्सेप्टेंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द अपॉइंटमेंट्स कमेटी, और इन नॉन एक्सेप्टेंस को अपॉइंटमेंट्स कमेटी के द्वारा जो है अप्रूव करना चाहिए, जो कि यूनियन कैबिनेट की होती है। एज इंडिविजुअल मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट हैज़ नो पावर टू रिजेक्ट द एडवाइस ऑफ द यूपीएससी। जो भी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स होते हैं, एजेंसीज होती हैं, उनके पास ये पावर नहीं होती कि आप यूपीएससी की दी हुई एडवाइस को रिजेक्ट कर सकें। Now there are few matters on which the commission is not consulted. उन matters को भी हम देख लेते हैं। So while making reservations of appointments or posts in favor of backward classes of citizens, ध्यान रखिएगा, जब इस तरह का कोई अपॉइंटमेंट होता है बैकवर्ड क्लासेस के लिए, रिजर्वेशंस की बात होती है, तो वहाँ यूपीएससी से कंसल्टेशन नहीं लिया जाता है। अदर देन दिस द कमीशन इज ऑल्सो नॉट कंसल्टेड विद रिगार्ड टू द सिलेक्शंस फॉर सर्टेन अपॉइंटमेंट्स। कौन कौन से हैं? यहाँ मैं बात करूंगा मेंबरशिप और चेयरमैनशिप ऑफ ट्रिब्यूनल्स और कमीशंस। तो जो ट्रिब्यूनल्स हैं या कमीशंस हैं, उनके चेयरमैन या मेंबर्स के अपॉइंटमेंट की बात आती है, तो वहाँ पर भी यूपीएससी से कंसल्टेशन नहीं लिया जाता है, राइट। देन पोस्ट ऑफ द हाईएस्ट डिप्लोमेटिक नेचर, ठीक, जो डिप्लोमेटिक पोस्ट है उनके अपॉइंटमेंट में कंसल्टेशन नहीं लिया जाता है। इसके अलावा जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके अपॉइंटमेंट में भी यूपीएससी से कंसल्टेशन नहीं लिया जाता है। याद रखिएगा इन बातों को। देन थर्ड वन, विथ रिगार्ड टू द सिलेक्शन फॉर टेम्पररी अपॉइंटमेंट्स और ऑफिशिएटिंग अपॉइंटमेंट्स टू अ पोस्ट इफ द पर्सन अपॉइंटेड इज नॉट लाइकली टू होल्ड द पोस्ट फॉर मोर देन अ ईयर। तो जहां 1 साल से ज़्यादा का यदि टेम्पररी अपॉइंटमेंट की बात आती है, तो वहां यूपीएससी से कंसल्टेशन लिया जाता है। लेकिन अगर 1 साल से कम के लिए एम्प्लॉयज़ का टेम्पररी अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो वहाँ यूपीएससी से कंसल्टेशन नहीं लिया जाता है। तो ये कुछ बात मैंने आपको बताई हैं जहाँ यूपीएससी से कंसल्टेशन नहीं लिया जाता है, ये याद रखना है आपको। नाउ लेट अस आल्सो डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द आर्टिकल 315. दिस आर्टिकल डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट्स, राइट। नाउ Article 316, it deals with the appointment and term of office of members of UPSC as well as state public service commissions. Now Article 317, this deals with the removal and suspension of members of both of UPSC and SPSCs. Coming on to Article 318, it deals with the power to make regulations for the conditions of service of members and staffs of the commission, right? ये आर्टिकल्स आपको सारे के सारे याद रखना होंगे। 319, इट डील्स विद द प्रोहिबिशन ऑफ होल्डिंग द ऑफिस बाय मेंबर्स ऑफ द कमीशन अपॉन सीजिंग टू बी सच मेंबर्स। तो जब उनका टर्म पूरा हो जाता है, तो उसके बाद जैसा कि हमने बताया था कि उनको दोबारा उसी पद पर अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 320 डील्स विद द फंक्शंस ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशंस। 321 says that the power to extend functions of public service commission. 322 deals with the expenses of public service commissions, and 323 deals with the reports of public service commissions. So dear friends, ये आज का लेक्चर था हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए। इसको आप लोग 1-2 बार और देख लीजिएगा। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगले वीडियो, अगले लेक्चर में मैं आपके साथ मिलूंगा।
तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।